सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। आईनी बेंच की तरफ से मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद और दीगर जमातों में तकसीम कर दी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 जुलाई के फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी थी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद और दीगर जमातों को उनके हिस्से की इससे ज़्यादा नशिस्तें इस वक्त मिल चुकी हैं। अगर सिर्फ हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मिसाल आपके सामने रखें तो वहाँ पर 27 नशिस्तों वाली अपोजिशन को 25 इजाफी मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं। कौमी असम्बली में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो हुकूमती जमातें हैं उनके हिस्से में उनका जो हिस्सा था उससे ज़्यादा नशिस्तें उनको मिल चुकी हैं, जिसके बाद अब शहबाज हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है। जबकि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में PTI का बतौर सियासी जमात एक तरह से वजूद ख़त्म हो चुका है। इस सब के बाद ये बहस चल रही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत को बरकरार रख सकेगी या नहीं, और इसके लिए तमाम तर नजरें मौलाना फजलुर रहमान पर है, जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया है और ये दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत गिराने में हिस्सा न बने। जिस पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना ने उन्हें ये इत्मीनान दिलवाया है कि वो सूबाई हुकूमत को गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इसके बाद अब मौलाना का किरदार मज़ीद अहम हो चुका है, क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते आए हैं कि हुकूमती वुज़रा मुख्तलिफ मौक़े पर ये दावा कर चुके हैं और इस इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं कि मौलाना उनके साथ ही रहेंगे और कोई मामला हुआ भी तो वो मौलाना को कायल कर लेंगे। दूसरी तरफ आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रियासत को बरमला तौर किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत को गिरा कर दिखाएं। अगर ऐसा करने की कोशिश की या इसमें कामयाबी हुई तो कहते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। सुनिए उनका बयान। भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, खुला चैलेंज, जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। आईनी तरीके से तो आप गिरा नहीं सकते। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, लेकिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि तुम्हारे में अगर जोर है गैर आईनी तरीके से, मैं तुम्हारी ताकत को भी चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी जोर को भी चैलेंज करता हूँ, तमाम इदारों को भी चैलेंज करता हूँ। वो रियासत फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूँ। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अली अमीन गंडापुर की हुकूमत खतरे में इस वक्त है या फिर ये जो चैलेंज वो कर रहे हैं वो दुरुस्त है। दूसरा, मौलाना ने जो वादा किया है PTI से, क्या वो इसके ऊपर कायम रहेंगे या नहीं, मौक़िफ़ जानते हैं JUIFA का। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब आपके वक्त के लिए। पहले कल जो मुलाकात हुई मौलाना की PTI के रहनुमाओं से, वफ्द से, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, और आपसे हम एग्जैक्टली जानना चाहेंगे कि इस वक्त मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कब तक रहती है, इस हवाले से जज्बात क्या रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कल की मुलाकात है मौलाना साहब से, PTI की दोस्तों की, अंदर का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं कल ही आया हूँ और मेरा राबिता किसी से भी नहीं हुआ है। जहाँ तक मीडिया पर जो ख़बर चली है वो मैंने सुना है, उसमें यह है कि उन्होंने मौलाना साहब से रिक्वेस्ट की है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर आदम एतमाद आती है, तारीख़ आदम एतमाद पेश हो जाएगी असम्बली में, उसमें आप मेहरबानी करके हिस्सा न बने। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने में आप किरदार अदा न करें। तो मीडिया से जो मुझे पता चला, मीडिया से ये भी पता चला कि मौलाना साहब ने हामी भरी है, उन्होंने वादा किया कि नहीं ऐसा। मौलाना साहब ने यह कहा था कि हमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हम इस असम्बली को जेली समझते हैं। हम न वफाक में हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, न हम खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत गिराने में और हम खुद हुकूमत के आने में, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। और पार्टी का डिसीजन भी यही है रोज़ अव्वल से। तो लिहाजा ये जो मीडिया से मुझे पता चला, यहाँ तक तो मुझे पता है। और उनके PTI के हवाले से, आपकी जमात में मौलाना साहब के PTI के हवाले से इस मौजूदा जो पोजीशन है उनकी, बिलखुसूस ये फैसला सामने आने के बाद रिजर्व सीट्स का, क्या उनके ख्यालात और जज्बात हैं बतौर जमात, पॉलिटिकल जमात जिनके साथ आपकी मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स हुई हैं और एक इत्तेहाद बनने तक पहुँच गई थी। देखिए, बात यह है कि वो इत्तेहाद की नौबत तो ख़त्म हो गई। 19-20 अप्रैल को पार्टी का जो जनरल कौंसिल है उसमें फ़ैसला हुआ कि हम किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। 2 इत्तेहाद है मुल्क में, एक हुकूमती इत्तेहाद है, एक अपोजिशन इत्तेहाद है।
जमीयत उलमा इस्लाम की कौंसिल ने यह फैसला सुना लिया कि हम इन दो इत्तेहादों में से किसी इत्तेहाद का फैसला नहीं बनेंगे। हाँ, इशू टू इशू हर पार्टी से, हर इत्तेहाद से बात हो सकती है। हम एहतजाज करेंगे, हम तहरीक चलाएँगे जमीयत उलमा इस्लाम की प्लेटफार्म से। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है मख़सूस नशस्तों का, इसमें मेरे ख़्याल में न पेशावर में जब ये केस चला उधर भी हम फरीक नहीं थे, और जब सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हुआ उस वक्त भी हम फरीक नहीं थे। कल परसों तरसों जो फ़ैसला हुआ इसमें भी जय फरीक नहीं थी। तो जब फरीक नहीं थी तो फिर मैं क्यों उस पर तबसरा करूँ? फ़ैसला अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, जज हज़रात कहते हैं कि हमने कानून के मुताबिक किए हैं क्योंकि वो कानून के रखवाले हैं। लेकिन जो फरीक मुखालिफ है PTI की सूरत में वो कह रही है कि नहीं, ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। लेकिन आप लोगों की तरफ से ये सीटें मांगी ज़रूर गई थी, उस सफ़ में ज़रूर आप शामिल हुए थे जो हुकूमती कमीशन, जब इलेक्शन कमीशन के दौरान में शायद हम फरीक थे, लेकिन उसके बाद हम किसी भी अदालत में फरीक नहीं बने। ठीक है हाफिज़ साहब, हमने मुख्तलिफ आपके इंटरव्यूज़ किए, जब इत्तेहाद बनना नहीं बना इसकी वजूहात क्या रही हैं। आप लोग बहुत मोहतात अंदाज में बात करते हैं, आपकी जमात के दीगर अरकान भी, लेकिन PTI की भी एक क्लैरिटी मौलाना साहब के साथ क्यों इत्तेहाद नहीं बन सका। और एक तरफ हमें एक मुबहम पॉलिसी भी नज़र आती है कि जहाँ उन्हीं मौलाना साहब से वो इंगेज भी कर रहे हैं मुश्किल वक्त में। हम आपको बयानात सुनवाते हैं जो निस्बतन हालिया बयानात हैं PTI के सीनियर रहनुमाओं के। सुनिए नाज़रीन, मौलाना के हवाले से PTI के सीनियर रहनुमा क्या कह रहे थे। मैं समझता हूँ कि जो कुछ अब वो हासिल करना चाह रहे हैं वो हम उनको शायद नहीं दे सकते थे, तो ठीक है वो करें अपनी सियासत। हमें उनकी सियासत के इस रवैये से, इस मरहले से शदीद इख्तलाफ है, हम अपनी मुज़ाहमत करेंगे। मौलाना की ज़रूरत तो अब बड़े अरसे से किसी को नहीं है। मौलाना साहब तो खुद से पीछे भागते हैं। हमने उनको एक इज़्ज़त कमाने का मौका दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सियासी मुखालफत होने के बावजूद, कि चलो पंजाबियत के अंदर पिछले पारे कोई इज़्ज़त लब दिए तो ले लो, मगर वो शायद उनकी किस्मत में वो नहीं थी। पंजाबी अगर आपको समझ आती है तो शेख वकास की गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा वो कहते हैं उनको कोई पूछता नहीं है, ये तो हमने उनको थोड़ी सी एक तरह से हैसियत दे दी थी। अब क्या वजह है कि ना आप इस बात पे रिस्पॉन्ड करते हैं कि PTI के साथ मामलात क्यों नहीं बन सके, और अदम एतमाद में भी मौलाना साहब अदम दिलचस्पी रखते हैं। देखिए, पहले तो मेरे ख्याल में मैं सलमान अकरम राजा की क्लिप आपने चलाई, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ हासिल करना चाहते थे और इस सियासत से हम इत्तफाक नहीं करते। इस सियासत से हम क्या हासिल करना चाहते थे। अगर उनके इल्म में कुछ है कि हमने कुछ हासिल किया है या मौलाना साहब ने कुछ हासिल किया है, कहाँ हासिल किया है, क्या चीज़ हासिल किया है, वो मफादात क्या थे, आपके पास है क्या, यानी PTI के पास है क्या और क्या थी। 26वीं यानी तरमीम की नौबत थी, 26वीं यानी तरमीम का जिक्र उसने भी किया है वकास ने, उसमें तो PTI मैं इसका गवाह हूँ, आखिर तक PTI मौलाना को सपोर्ट करती रही। ये बात कामरान मुर्तज़ा साहब भी कह चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। PTI को सपोर्ट है, PTI जमीयत उलमा इस्लाम की काविश को सपोर्ट करती रही। और मैं 2 मजलिसों में तो मैं गवाह हूँ, यही सलमान अकरम राजा बैठे थे, उन्होंने कहा बिल्कुल मौलाना साहब हम तो यही चाहते हैं, यानी ये आईनी बेंच की जो बात है ना, यही इन्होंने कहा कि हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच होना चाहिए। 2-3 चीज़ें ऐसी जब मौलाना उनको ब्रीफ कर रहे थे, ये तो सपोर्ट करते रहे, ये तो हाँ करते, वाह करते कि मौलाना बिल्कुल आप बहुत सी डगर पे जा रहे हैं, सही महाज पे जा रहे हैं। जहाँ तक आपने उसकी बात की शेख वकास की कि मौलाना साहब को इज़्ज़त रास नहीं आई, मौलाना साहब की ज़रूरत ही क्या है पाकिस्तान की सियासत में। देखिए, अगर मौलाना साहब की पाकिस्तान की सियासत में ज़रूरत नहीं थी तो आप इमरान खान के अलावा आपकी जितनी भी क़ियादत थी, आपकी मौजूदा चेयरमैन अली गवार समेत कितने बार मौलाना के घर पे आए, तरले करते, कितने बार वो आए, हालांकि हमने उनको खुशामदीद कहा। मौलाना की सियासत की, मौलाना की आज की सियासत में क्यों ज़रूरत नहीं है? अगर मौलाना की सियासत में ज़रूरत नहीं है या आपके कहने के मुताबिक तो ज़रूरत थी तो आप आए, तो फिर मौलाना साहब किस मसलहत के तहत इंगेज कर रहे हैं? हमने मौलाना साहब के भी जो पैटर्न सियासत का देखा, इंगेज वहीं पर करते हैं जहां पर उनके आगे कोई मामला है। सियासी एतबार से ये इल्ज़ाम भी रहा, जो PTI ये बात ज़रूर करती है कि वो कोई उनको पोजीशन ऑफर हो जाए, और ये एक आम तासुर मौलाना साहब के हवाले से रहा जिसको ज़ाइल किया पिछले कुछ अरसे की पॉलिटिक्स ने मौलाना साहब की। तो क्या मसलहत है कि कल इंगेज भी किया और कहा कि हम अदम एतमाद आपकी हुकूमत के खिलाफ नहीं लाएंगे? मौलाना साहब एक सोबर सियासत कर रहे हैं। मौलाना साहब ने जब रोज़ अव्वल ये कहा कि मैं इन असम्बलियों को नहीं मानता,
इन असम्बलियों को मैं आवाम की नुमाइंदा असम्बली नहीं समझता, इनको मैं मुंतखब नहीं समझता। फ़ौरन 47 की असम्बली हो सकती है, 45 की नहीं, क्योंकि 45 आवाम की नुमाइंदगी करती है, वोट की बल पे आती है। ये जो 47 है ये वोट के बलबोते पे नहीं आई है। मौजूदा हुकूमत PTI की खैबर पख्तूनख्वा में हो या इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, जमीयत उलमा इस्लाम ने बरमला उसके खिलाफ तारीख चलाने का ऐलान किया है। तो फिर अदम एतमाद की बात के ऊपर आप क्यों इत्तेफाक नहीं करते, जो कि अभी ऑब्वियसली ऑन द टेबल तो नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा पहले खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के हवाले से मौलाना साहब ने कहा कि तहरीक चलाई जाएगी, आपकी जमात ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया था। फिर जो कारकर्दगी है हुकूमत की खैबर, उस पर भी आपका और मैंडेट के ऊपर भी आपका है, तो क्या वजह है कि आप चाहते हैं कि अभी PTI की हुकूमत बरकरार रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब हम मैं ये कह रहा हूँ, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ ये है, मौलाना साहब का मौक़िफ़ ये है कि वोट की ताकत की नुमाइंदगी नहीं है यहाँ। हम ये कहते हैं कि ये अवाम, ये असम्बली अवाम की नुमाइंदा नहीं है। 8 फरवरी पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है इलेक्शन की 8 फरवरी की, तो जब इन तमाम चीज़ों को मैं तस्लीम ही नहीं करता तो फिर मैं क्यों आदमी इत्तेमाद की तहरीक का हिस्सा बनूं? तो क्या फिर मैं हुकूमत का हिस्सा बनूंगा? नहीं। इस वजह से जो लोग ये उम्मीद करते हैं, जो मैंने सुना है, जो हमारे पार्टी का जो फैसला है, इस सिलसिले में हमारा फैसला यही है, उसी पर हम खड़े हैं। तो आप यानी दोनों तरफ फासला रखना चाह रहे हैं। खैबर PTI से भी एक तरह से एक फासला सा आपकी गुफ्तगू से नजर आता है, लेकिन जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह है हाफिज साहब, कि वो कहते हैं मौलाना साहब कोई भी मामला हो उसको हम बातचीत से कायल कर लेंगे। इस इत्मीनान और कॉन्फिडेंस की क्या वजह? मेरी बात सुनिए, हुकूमत ने कहाँ हमें कायल किया है? 26वीं आईनी तरमीम के अलावा वो क्यों हमने इनिशिएटिव इसमें लिया? मैंने आपको कहा कि इसमें PTI सबसे पहले हमारे साथ थी, लेकिन वोट के मौके पर वो क्यों नहीं थी? मौलाना ने इनको सजेस्ट किया था कि आप वोट ना करें। इन्होंने हाँ किया कि बिल्कुल आपकी पोजीशन बिल्कुल दुरुस्त है मौलाना साहब। तो उस वक्त तो सब कुछ दुरुस्त था, बाद में क्यों आपने पलड़ा तब्दील किया? आपकी मौक़िफ़ में क्यों तब्दीली आई? हुकूमत में 26वीं आईनी तरमीम के अलावा उसमें मौलाना ने हुकूमत की हिमायत नहीं की, मौलाना साहब ने 73 के आइन को बचाया। बाद में ये भी कह दिया कि हमें इस्तेमाल किया गया 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे। मौलाना साहब ने ये बात भी की। वो इस तरह हुआ, वो ये कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले में जब हमारे साथ वादे किए गए, उसमें एक मदारिस की रजिस्ट्रेशन की बात थी। वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन की जो कानून था, कौमी असम्बली से भी पास हुई, सीनेट से भी पास हुई, बिलावल ने भी हमारे साथ इत्तेफाक किया था, मुस्लिम लीग ने भी हमारे साथ इत्तेफाक किया था, एवन आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इत्तेफाक किया था, मौलाना साहब की कराची में भी मीटिंग हुई और जाती उमरा में भी हुई। एक मिनट, लेकिन जब सदर के पास गया वो कानून, उसने मुस्तरद किया कि मुझ पर बैनुल-अक़वामी इदारों का दबाव है। अब फिर हमने कहा कि क्या आपने हम इस सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए आप बार बार आते रहे? एतमाद का यानी हम कह सकते हैं कि मौलाना साहब का एक एतमाद का फुकदान की सूरत हाल है हुकूमती जमातों के साथ भी और इस वक्त ऑपोजिशन के साथ भी। एतमाद का फुकदान हुकूमत के साथ भी है, मैंडेट के साथ भी है हमारा। और जहाँ तक PTI है, PTI में अथॉरिटी मालूम नहीं है कि अथॉरिटी कौन है। एक हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कल रात को वो वापस आ गए मौलाना साहब के पास। अब खुद अंदाजा लगाइए कि अथॉरिटी क्या है, कौन है अथॉरिटी? तो आप हाफिज साहब एक और बात बताएं, जो विफाक के अंदर सेटअप मौजूद है इस वक्त, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम की एक ये फ़ख्रिया कामयाब पेशकश है। आप समझते हैं कि एक कामयाब सेटअप है इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जिसको खुद उनकी हुकूमत हाइब्रिड निज़ाम कह रही है? देखिए, अगर आज का निज़ाम हुकूमत हाइब्रिड निज़ाम से ताबीर करते हुए इसको कामयाब कहते हैं ख्वाजा आसिफ, तो फिर कल जो इमरान खान और जनरल बाजवा साहब का हाइब्रिड निज़ाम था, तो फिर वो क्यों बुरा था? ये कहते हैं वो कामयाब है, ये वाला हाइब्रिड निज़ाम कामयाब है, वो कामयाब नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए ना, हाइब्रिड निज़ाम जब आप कहते हैं, इस लफ्ज़ इस ताबीर को आप देखिए ना, वो कामयाब था। बात इससे बाला नहीं हो गई जो पाकिस्तानी सियासत है उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की अहमियत इस कदर है कि PTI भी ये बात कहती है कि बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से। अब उनके असीर जो कैदी रहनुमा हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया अपनी जमात से कि आगाज़ सियासी जमातों से बातचीत से किया जाए। बुनियादी तौर पर बात क्या है? बात यह है कि हम आज भी हम इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं। यानी अगर उसूल की सियासत करते हम, तो आज न पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती, न PMLN हुकूमत में होती, बल्कि मौलाना साहब के साथ अपोजिशन में होती। यही मैंडेट, यही धांधली 25 जुलाई 18 का PMLN भी कहती रही कि धांधली है, पीपल्स पार्टी भी कहती रही। वही धांधली 8 फरवरी को दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। लिहाजा मालूम यह हुआ कि बात जमहूरियत की नहीं है, आइन की नहीं है, बल्कि बात है इक़्तिदार के हुसूल की। जब आप इक़्तिदार के हुसूल के लिए सियासत करते हैं, फिर हाइब्रिड को भी आप बर्दाश्त करते हैं। इमरान खान के हाइब्रिड मुर्दाबाद और मेरे हाइब्रिड निज़ाम जिंदाबाद, ये नहीं चलेगी।
गंडापुर साहब का आज का स्टेटमेंट है, उनकी हुकूमत गिराने के हवाले से जो बात हो रही है, उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर आप में जोर है और रियासत को चैलेंज किया है तो ये हुकूमत गिराएं, मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर इसमें आप कामयाब होते हैं। आप समझते हैं कि वो सही चैलेंज कर रहे हैं या इतना मुश्किल नहीं होगा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत? अली अमीन गंडापुर साहब, हमें जिस तरह पूरे पाकिस्तान के मैंडेट पर 8 फरवरी के इलेक्शन पर एतराज़ है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन पर भी हमें एतराज़ है, उसको भी हम जेली कहते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब आज अगर वो हुकूमत में है, क्या किसी भी सूबे में वज़ीर आला का बनना बग़ैर NOC के मुमकिन है? जिसने इनको वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठा है, NOC किसने दिया है? अगर उन्होंने उस NOC को कैंच दिया, रिवर्स किया, फिर ये हफ्ते में तो क्या, ये हुकूमत घंटों में भी नहीं रहेगी अली अमीन गंडापुर की। अगर उस NOC पर जो हाथ थे, जिस हाथ ने उस NOC को साइन किया है, फिर वाकई इनकी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। अगर उन्होंने हाथ खींच लिया तो ये घंटों की अब वो तो रियासत को ही चैलेंज कर रहे हैं, तो ये NOC कैंसिल ना हो जाए उनका। तो इन्होंने बनाया है हुकूमत, आपके ख्याल में ये खुद बनाया, ये बनी है ये हुकूमत? तो इसमें फिर खान साहब का इत्तेफाक राय भी शामिल होगा, क्योंकि उन्होंने ही तो नॉमिनेट किया गंडापुर को। सारी जमात के लोगों में से उनको ये शख्सियत नजर आए जो बरमला PTI कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारे लिए पुल का किरदार अदा करेंगे, PTI से बातचीत के हवाले से, और मुजामत की सियासत भी करेंगे। बातों से जो 1 साल से वो हुकूमत कर रही है ना, उससे तो यही इशारे मिल रहे हैं, जैसे कि आप फरमा रही हैं कि ये पुल का किरदार अदा करेगा। और इन्होंने बार बार कहा भी है PTI वालों ने, जो कि जमहूरियत में नहीं कहना चाहिए, कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम मुस्लिम लीग से बात नहीं करेंगे, हुकूमती पार्टियों से बात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अब इससे तो अंदाज़ा यही होता है। तो ये साम तासुर से आप इत्तेफाक नहीं करते जो अपोजिशन बार बार कहती है कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है? आज असीर रहनुमा जो मुतालबा कर रहे हैं PTI के, वो कहते हैं कि खान साहब तक एक्सेस भी दी जाए और हुकूमत इसमें किरदार अदा करे, और दूसरी तरफ कल तमाम तबसरे यही थे सियासतदानों के कि हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि खान साहब से कौन मिलेगा कौन नहीं। भी कहते हैं कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, लेकिन बजाय इसके कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, आप फ़िज़ा इस तरह बनाएं, आप एहतजाज के ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ऐसी फ़िज़ा बनाएं कि ख़ुद जिस ताकत से आप बात करना चाहते हैं वो मजबूर हो के आपके साथ बैठे कि चलो निज़ाम को दुरुस्त करना है, किस तरह दुरुस्त करना है। तो लिहाजा ये एक पार्टी की बस की बात भी नहीं है, तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होकर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हमने निकलना है और इकट्ठ होना है। जो बाहर अपोजिशन में कम से कम वो तो आपस में बैठिए, वो आपस में नहीं बैठते हैं इस हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ जो कि नाकाम है और पाकिस्तान के लिए तबाही का सामान है। आखिर में मैं क्योंकि जहाँ से हमने बात शुरू की थी, मौलाना साहब की कल की मुलाकात के हवाले से जो तफसील है उसको आप मीडिया रिपोर्ट्स के साथ मुंसलिक करते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात कि हम हुकूमत गिराने में दिलचस्पी नहीं रखते, इसके ऊपर JUI कायम रहेगी या हुकूमती अगर कुछ राब्ते होते हैं तो ये जहन तब्दील भी हो सकता है? ये हतमी बात है या चेंजिंग हो सकती है? आज तक अभी तक जो हम और आप बैठे हैं, इस वक्त तक तो जमात की पॉलिसी वही है कि हम न किसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, न किसी असम्बली की तोड़ने में या बरकरार रखने में हमारी कोई दिलचस्पी है, बल्कि हमारा मुतालबा ये है कि इस मुल्क में असरनो मुनसिफाना गैर जानिबदाराना साफ और शफाफ इलेक्शन, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की किसी किस्म की मुदाखलत न हो, इलेक्शन होना चाहिए। और ये रिजर्व सीट्स भी मुनसिफाना तौर पर मिली है सारी जमातों को, बिलखुसूस आपकी जमात को भी? ये जहाँ तक कोर्ट की बात है ना, अब मैंने आपको पहले भी कहा कि इस फैसले में हम फरीक नहीं बने हैं, लेकिन जब कोर्ट ने फैसला किया, आपके हिस्से में एक चीज़ आ गई, तो अब ये क्या करना है? अगर आपको लिस्ट से मैं निकालूंगा, दूसरी खातून बहन को निकाल दूंगा, तो चौथे नंबर पर जो है तो वही आएगा ना। तो एक चीज़ आ गई, आप कहते हैं कुदरती तौर पे आपके पास सीटें आ गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको हम नियामत गैर मुतरक्कबा कहते हैं। बहुत एक चीज़ मिल गई। बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब आपके वक्त के लिए। नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो हमारे साथ कानूनी माहिरीन मौजूद होंगे। एक अहम खत जस्टिस मंसूर की तरफ से लिखा गया है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के ऊपर तनाज़ा इस वक्त भी बरकरार है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ख़त लिखा जो मंजरियाम पर आया। इसमें उन्होंने सदर मुमलिकत की तरफ से जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी तय करने के अमल पर एतराज़ उठाया है। इस खत के मुताबिक सदर पाकिस्तान आर्टिकल 200 के तहत जजेस सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे, मगर सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। जस्टिस मंसूर के इस खत के मुताबिक ये अदालती आज़ादी के असूलों के मुतसादिम है। खत में मजीद कहा गया है कि ये मामला पहले ही एक इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर समात है, लिहाजा इस पर किसी हतमी फैसले से गुरेज करना चाहिए। जस्टिस मंसूर ने अपने खत में सुप्रीम कोर्ट के जिस हालिया फैसले का हवाला दिया है उसके मुताबिक जस्टिस डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती दुरुस्त है, मगर सीनियरिटी का मामला अदालत ने सदर मुमलिकत को भेज दिया था, जिसके बाद सदर ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज करार दिया था। नाज़रीन, इसी मामले के ऊपर पीटीआई की तरफ से जुडिशल कमीशन के रुकन बैरिस्टर अली जफ़र की तरफ से भी इजलास से पहले ही ये मुतालबा सामने रखा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील तय होने तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती को रोका जाए। दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, ये भी सुप्रीम कोर्ट है और इस पर वकला एक्शन कमेटी की तरफ से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब फारूक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार है और माहिर कानून है। आबू ज़ुबैरी साहब हमें कर रहे हैं, सीनियर माहिर कानून और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुनीब साहब, आज जस्टिस मंसूर का जो ख़त सामने आया उस पर पहले आपसे बात करना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने 2 एतराज़ात उठाए हैं। एक तो ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत नहीं की, सीनियरिटी का मामला उन्होंने खुद तय कर दिया जो अदालत की तरफ से उनको रेफ़र किया गया था। दूसरा कि इंट्रा कोर्ट अपील ज़ेर समात है तो किसी हतमी फैसले से गुरेज करना चाहिए। ये वही सवाल है जो पीटीआई की तरफ से भी उठाया गया था। हालिया तारीख में हमने देखा अदलिया में खतूत बहुत अहम हो गए, खतूत के ज़रिए बहुत सी बातें कह दी जाती हैं। इन एतराज़ात को आप कैसे देख रहे हैं जो जस्टिस मंसूर ने इस खत के ज़रिए उठाए? बहुत शुक्रिया। देखिए, खतूत की अहमियत तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये हमने पिछले 1.5-2 साल में तो खैर इनकी एक बहुतात देखी है, खतूत लिखे गए हैं। एक ज़माने में जब काजी फाइसा साहब भी खतूत लिखा करते थे इसी तरह के, फिर बंदयाल साहब के वक्त में भी लिखा करते थे, फिर मंसूर अली शाह साहब के दौर में भी, या मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, उनकी जानिब से तो अपने फैसले की कई दफ़ा वजाहतें भी और रीजनिंग भी जारी की गई कि उनके फैसले पर अमल दरामद हो, जो खास तौर पर पिछले साल 12 जुलाई 2024 को मखसूस नशिस्तों के हवाले से आया था, लेकिन बदकिस्मती उस पर अमल दरामद नहीं हुआ पिछले साल में। जहाँ तक ये बात है कि ये जो जिस तरह से सदर पाकिस्तान ने ये किया है, देखिए बात बड़ी सिंपल है कि कई दफ़ा आप कानून या आइन को नहीं देखते, आप कन्वीनियंस को देखते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर भी जो कुछ मामलात कानूनी या आईनी एतबार से होने चाहिए मुकम्मल तौर पर, वो शायद उस तरह से नहीं है, बल्कि शायद नहीं, यकीनी तौर पर नहीं है और कन्वीनियंस को मद्देनजर रखा गया है। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट या हमारी आला अदलिया के अंदर, अगर मैं अब ये बात कहूँ, बिकॉज इस वक्त जो अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हाल देखें तो वहां पर भी ऐसे ही है कि देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिवीजन अमंग्स्ट द जजेस। और फिर वो एक जो लड़ाई है वो ये भी है कि जी आप बाहर से जजेस को ले आए हैं और सीनियरिटी भी फिर आपने उनको उसी हिसाब से दे दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब कुछ जो हुआ है, दिस शोज के आपका जो जुडिशल साइड है उसके अंदर अगर पहले हालात खराब थे, जो कि थे, बिल्कुल हम कहते हैं फेवरेटिज्म भी था, डिवीजन भी थी, तो बजाय इसके कि वक्त उसको दुरुस्त करता या कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए जाते, हालात मजीद ऐसे हो गए हैं जिनसे एक बड़ी बुरी किस्म की डिवीजन, बिटर डिवीजन पैदा होगी। और जो 26वीं आईनी तरमीम है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहता कि वो पार्लियामान का जो इस्तेहकाक है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो उसकी शक्ल बाहर निकली है वो ये निकली है कि जो अदलिया की पास जो उनकी, अगर मैं इंडिपेंडेंस कहूँ या उनकी जो अथॉरिटी कहूँ, ठीक है, उसके ऊपर एक चेक जरूर होना चाहिए, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी होती है, फेयर एनफ, लेकिन इतना दबाव और इस तरह के मामलात के नतीजे में जो कुछ हुआ है उससे तो बहुत कुछ बदल गया है हमारे मुल्क में। और मंसूर अली शाह साहब का खत अपनी जगह, उसकी अहमियत है, लेकिन जब निज़ाम चली एक सख्ती के जोर पर रहा हो और कन्वीनियंस के जोर पर रहा हो तो फिर बहुत सारी चीजों को मेरे ख्याल में डिसरिगार्ड कर दिया जाता है।
ये ज़ुबैर साहब, अहमियत का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना चाहिए कि एक बहस जनरेट करने की हद तक की इन खतूत की अहमियत होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। हमारे सामने ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान का वो मुदाखलत के हवाले से एक बड़ा जो ख़त है वो बड़ा सख्त है अपनी नौयत का। अब ये जो जस्टिस मंसूर की तरफ से एतराज़ात रखे गए सामने, क्या ये दुरुस्त है? कंसल्टेशन का एक प्रोसेस तब तो हुआ था जब जज साहब को, बेशक ये मामला मुतनाज़ रहा उनके ट्रांसफ़र का, लेकिन मुतल्लिका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी कंसल्टेशन हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस साहब से भी। अब जो जस्टिस मंसूर कहते हैं, क्या अदालत का फैसला स्पेसिफाई करता था कि सदर मुमलिकत को इसके ऊपर मुशावरत करनी चाहिए सीनियरिटी के मामले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अफसा। देखिए, मैंने वो ख़त नहीं देखा, इसलिए मैं उस पर वैसे तो कमेंट नहीं कर सकता कि उस ख़त में उन्होंने क्या वजह बयान की है कि सदर मुमलिकत को इस पर मुशावरत करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फैसला उसमें कहीं नहीं लिखा था, उन्होंने वापस सदर मुमलिकत को भेज दिया गया था। और आप जानते हैं इसमें मतलब सदर मुमलिकत का मतलब होता है कि हुकूमत वक्त, क्योंकि अंदर आर्टिकल 48(1) सब क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुशावरत की या नहीं की, लेकिन उन्होंने जो फैसला हुकूमत ने, क्योंकि जस्टिस डोगर को लाने का मकसद ही यही था कि उनको चीफ जस्टिस बनाना था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। मैं कहता हूँ विद दैट मोस्ट रिस्पेक्ट कि उन्होंने उसी हुकूमत को जिसने जो उनको लेके आए थे ट्रांसफर करके चीफ जस्टिस, उन्हीं को भेज दिया कि आप सीनियरिटी फिक्स करें। जो पिछले आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब ने इनको सीनियरिटी दे दी थी, तो नेचुरली उनको चीफ जस्टिस बनाना था, मतलब सीनियरिटी दे दी थी। चीफ जस्टिस तो देखिए अगर वो सीनियर, अब वहाँ देखिए लाहौर में ये जो जस्टिस डोगर थे ये 15 नंबर पे थे, तो क्या क्राइटेरिया था इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ला के किस ग्राउंड पे उनको सीनियरिटी दी? देखिए, जो जजेस ने जो केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था वो तो यही था कि हमें जो सीनियरिटी चीफ जस्टिस, पिछले चीफ जस्टिस साहब ने इनको दी है वो गलत है, उसको आप सही कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बजाय अपना काम करने के आपने हुकूमत की तरफ भेज दिया जो उनको लेके आए थे, और उन्हीं उनका दिल था कि उनको बनाए। क्योंकि देखिए अब 26वीं आईनी तरमीम के तहत तो 3 सीनियर जो जज साहिबान होते हैं उनमें से किसी एक की मुंतखब किया जा सकता है। और आप जानते हैं जुडिशल कमीशन में इस वक्त पलरा जिस हुकूमत का और उनके साथियों का हावी है। जजेस माइनॉरिटी में चले जाते हैं और जजेस माइनॉरिटी में चले गए, अब जो हुकूमत वक्त चाहती है वही जज बनते हैं, वही काम होता है, वही अपॉइंटमेंट्स होती हैं हाई कोर्ट्स में जो जुडिशल कमीशन चाहता है। तो इसके लिहाज से मैं समझता हूँ कि मुझे वो ख़त नहीं पड़ा है, लेकिन उसमें अगर उन्होंने एतराज़ उठाया होगा तो उसमें ज़रूर उन्होंने कोई वजूहात बयान की होंगी अपने एतराज़ की। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ ये ख़त व किताबत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है जैसे आपने कहा कि इससे कोई बहस छिड़ जाए, लेकिन आपको याद होगा कि जो पिछले चीफ जस्टिस थे, जब चीफ जस्टिस नहीं भी थे, वो भी खत लिखा चीज़ पे खत लिख दिया करते थे, और वो खत भी लिखते थे और नेचुरली वो जो हुकूमत वक्त की उसकी अक्कासी कर रहे होते, क्योंकि वो जस्टिस बंदयाल के कोर्ट के मुखालफत में चल रहे थे। और जब खुद चीफ जस्टिस हो गए तो उनका जो रोल था वो हमारी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा कि जिस तरह से उन्होंने 26वीं तरमीम में सहूलत कारी की और मुख्तलिफ चीज़ें, उनकी जजमेंट्स आई, बदले की जजमेंट, वो ऐसी जजमेंट्स दे गए हैं। और जैसे पिछले दिनों ये जजमेंट आई रिजर्व सीट्स की, जो काले हमारा सुप्रीम कोर्ट की, अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करनी चाहिए, उनकी हमारी तारीख में लिखा जाएगा कि इसने मुल्क की जमहूरियत को बिल्कुल मस्त करके रख दिया और आइन को। मुनीब साहब, एक ये बात भी की जाती है कि हुकूमत जो फैसले आज कर रही है अदलिया के हवाले से, कल को कोई और हुकूमत आती है तो वो इनको रिवर्स तो किसी सूरत नहीं करेंगे। इसी तरीके से अदलिया को फिर वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आज बेशक हुकूमत बहुत सी चीज़ों में कामयाब हो रही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इन इम्कानात का भी जायज़ा लिया जाता है कि इसके दूररस असरात क्या होंगे? बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब जस्टिस डोगर, इसके बाद मजीद अदालत में तकसीम बढ़ती हुई आपको नजर आती है, या आप समझते हैं कि किसी न किसी तरीके से मामला जरा सेटल होंगे? देखिए, मैं नहीं समझता कि आप एक बुनियाद जब गलत डालेंगे तो फिर उसके बाद आप उसके नतायज को दुरुस्त तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। देखिए, ये डिवीजन तो पहले भी मौजूद थी। अगर मैं बसद एहतराम कहूँ कि ये डिवीजन तो आज भी है ना जी, पहले भी थी कि ये इमरान नवाज जज हैं, इमरान खान नवाज जज हैं, और ये इमरान खान नवाज जज नहीं है। आज डिवीजन ये है कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम, बसद एहतराम ये जजेस वो हैं जी जो एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है या हुकूमती जज हैं, और ये इमरान खान साहब के हक में कलमा हक बुलंद करने वाले जजेस हैं। तो ये डिवीजन तो एग्जिस्ट करती है। आई एम सॉरी टू से, बट ये मेरे कहने की बात नहीं है। ये तो अगर आप देखें जो जैसे जुबैरी साहब माशाल्लाह एक नामवर वकील हैं, ये तो वकला के अंदर भी, बार रूम्स के अंदर ये डिवीजन तो हर जगह पर हैं और गुफ्तगू होती है इन हवाले से। ऐसे कहा जाता है कि ये हुकूमती जज है, ये दूसरी साइड का जज है।
تو جب یہ صرف ایک انسٹیٹیوشن جو ایز این سپریم کورٹ ہے اس سے ٹرانسفر ہو جائے، نیچے آ جائے ہائی کورٹس کے اندر بھی، تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جہاں تک بات دیکھیے اقتدار میں کوئی بھی آئے وہ ان تمام چیزوں کو اپنی مرضی سے اپنے لیے استعمال کرنا چاہے گا. آج اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے، who knows سم ٹائم ڈاؤن دا لائن اور کون سے پریسیڈنٹ سیٹ ہوں گے. ہمارے لیے جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو پہلے نہیں دیکھا تھا، ہو سکتا ہے who knows کہ what's in store for us let's say 2 years down the line کچھ ایسی چیزیں آپ دیکھیں، اور جو مجھے لگتا ہے کہ all likelihood شاید ہم دیکھیں گے جو ہم کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو پہلے نہیں دیکھا تھا یا اس طرح تو پہلے کبھی نہیں ہوا. وہ آج بھی آئی تھنک ہسٹری از ان دا میکنگ، اور شاید آنے والے دنوں کے اندر بھی ہوگا. اور جو یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں آنے والی حکومتیں بھی ان کو استعمال کریں گی. آئی ووڈ بی سرپرائز کہ کوئی کہے کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے پہلے اس کو درست کر لیں، نہیں، کیونکہ پاور پالیٹکس کا تو ایجنڈا ہی پھر اور ہوتا ہے نا. اس صورت میں مزید پریشان کن بات ہے کیونکہ آج کل مختلف طرز کی سیاست ہو رہی ہے، شارٹ ٹرم قسم کی فیصلہ سازی، لیکن سیاست دانوں کی دور اندیشی کی تو ہم مثالیں دیا کرتے تھے. زبیر صاحب، وکلا تحریک کے بارے میں اب ایک بار پھر بات تو کی گئی ہے، آپ خود بھی حصہ ہیں وکلا ایکشن کمیٹی کا. 11 جولائی کو بتایا جاتا ہے کہ اجلاس ہوگا، لیکن ہم نے دوسری طرف دیکھا کہ خواہ وہ سپریم کورٹ بار ہو، آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں انہوں نے گلدستہ پیش کیا نئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو. تو ایک تقسیم تو ہے، حکومت بھی بڑے اطمینان میں نظر آتی ہے. وکلا تحریک کی بات کریں تو مسکرا کر جواب ملتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. کیا وجہ ہے کہ حکومت بھی خوفزدہ نہیں اور موبلائز بھی نہیں ہو سکے وکلا ابھی تک؟ دیکھیں، وکلا بہت تقسیم ہے، اور نیچری حکومت کے پاس جو وسائل ہیں انہوں نے بہت سارے وکلا کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معزز صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، یہ حامد خان گروپ کے اس سے الیکٹ ہوئے تھے، اور وہاں ان کا ہم نے 26ویں ترمیم کے مخالفت میں یہ انہوں نے اپنے بیانات دیے اور کہا کہ میں اس کے خلاف مخالفت کروں گا. لیکن آپ دیکھیں صدر ہونے کے بعد ود اٹموسٹ رسپیکٹ انہوں نے وہ بدلے اور وہ حکومتی وکلا کا حصہ بن چکے ہیں. اور انہوں نے تو ویلکم کیا، آپ نے دیکھا، آپ خود فرمانی کو انہوں نے گلدستہ دیا جا کے. ظاہری بات ان کے ساتھ حکومت کے وکیلوں کے ساتھ مل چکے ہیں، تو وہ ان کے دیکھیں حکومت کے پاس بہت سارے وسائل ہیں. لیکن دیکھیں جدوجہد جاری ہے، ہم نے ہر فرنٹ پہ وکلا نے تحریک شروع کی ہوئی ہے. ہم جوڈیشری سے، جبکہ ہمیں معلوم ہے ہمارے فیصلے ہمارے ان کے لکھا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فیصلے ہمارے خلاف آئیں گے، حکومت کے حق میں آئیں گے، کیونکہ ہمارا سسٹم اب آزاد عدلیہ تو ختم ہو چکی ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اور یہ جو بنائی گئی ہے نیچرلی انہوں نے اب اسپیشل کمیشن نے ان ججوں کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، جبکہ وہ معزز جج صاحبان ہیں. لیکن نیچرلی آپ دیکھیں متواتر سارے فیصلے جو سپریم کورٹ نے کیے تھے حکومت کے خلاف وہ سب ریورس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو فیصلے یہ کر رہے ہیں وہ بھی حکومت وقت کے حق میں کر رہے ہیں. تو دیکھیں تو تحریک تو اس طرح سے چلے گی. اب آپ سمجھتے ہیں مشرف صاحب کی تحریک، وہ اس کے محرکات، اس کی ساری چیزیں اس میں مختلف. فرحت اللہ بابر صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے اپنی کتاب میں کہ اس کے کیا محرکات تھے 2007 کی تحریک. دیکھیں وہ تو انسٹیٹیوشنل وکلا کو انسٹیٹیوشنل سپورٹ بھی حاصل تھی ود ان دا انسٹیٹیوشن کو، کچھ انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کر رہے تھے. وہ اس وقت نہیں ہے اب، کیونکہ دیکھیے سارے جو جمہوری سو کالڈ جمہوری پارٹیز ہیں وہ اور ہائیبرڈ، اب خود انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک ہائیبرڈ سسٹم کا حصہ ہیں. وہ ان سے پوچھا جائے کہ ہائیبرڈ سسٹم سے آپ کا کیا مقابلہ، تو اس ہائیبرڈ سسٹم میں تو دیکھیے مقابلہ تو آپ کا ہر جگہ، آپ خود دیکھیے 12 جولائی کا فیصلہ آیا، وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن وہ ریویو ہو گیا، اینڈ اس کا ریویو بھی ہو گیا، اور آج جھٹ سے نوٹیفیکیشن بھی نکل گیا، ہم ریزرو سیٹس کا مختلف پارٹیوں میں بندر بانٹ کر دی گئی. اس کی 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا اس پہ 1 سال تک سے بھی زیادہ ٹائم عمل نہیں ہوا تھا، اور عدالت کو اپنی وضاحت میں برہمی الیکشن کمیشن پہ کرنی تھی. ہائیبرڈ سسٹم نہیں چاہتا تھا عمل کرنا، جب سسٹم چاہے گا تو یہ ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہوگا. اس وقت منیب صاحب جو بات آپ زبیر صاحب کر رہے تھے ہم وکلا تحریک کے حوالے سے، منیب فاروق صاحب آپ کی نظر میں آج جو ماحول ہے ملک میں، یقیناً حکومت کا ایک بڑا کنٹرول ہے وکلا کے اوپر، اس کا بارہا اظہار کیا جاتا ہے، اس پہ روشنی ڈال رہے تھے زبیر صاحب بھی، لیکن کیا واقعی جس طرح 2007 کی وکلا تحریک کے حوالے سے اب انکشاف کیا جاتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہی وہ کامیاب ہو سکی، یہی حقیقت ہے یا واقعی اتنا چارج ہو رہے ہیں وکلا کے ایک نہ ایک وقت حکومت کو خوفزدہ ہونا چاہیے کہ ایک بڑی تحریک نکل سکتی ہے؟ میرا خیال ہے بصد احترام وکلا کے اندر بھی ڈویژن ہے، اور جو کیٹلسٹ ہے، جو چنگاری چاہیے وہ کیا ہے وکلا کے پاس. اور یہ بات درست ہے کہ 2007 کی جو لائرز موومنٹ تھی اس میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی تھی، اور بعد میں اس تحریک کو سیاسی جماعتوں نے ہائی جیک بھی کیا اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا. مسلم لیگ نون نے اس کو استعمال کیا تھا.
تو ایک بات یہ تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. آج آپ دیکھیے نا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں ان کے بارے میں حامد خان صاحب کیا آن ریکارڈ کیا باتیں کر رہے ہیں. کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے وہ بک گیا ہے, کوئی کہتا ہے کسی نے فائدے لے لیے ہیں. تو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی تحریک چلے آپ کے پاس کوئی ایک مدعا ہونا چاہیے, کوئی ایک پیگ ہونا چاہیے جہاں سے آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں. اس وقت وکلا کے پاس وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ضرور ہم نے کہا تھا جی, سنا تھا کہ تحریک چلائیں گے سب کچھ ہوگا, لیکن 26ویں کے بعد اب تو 27ویں کی خبریں آ رہی ہیں اور نئے نئے دعوے کیے جا رہے ہیں. تو who knows سم ٹائم ڈاؤن دا لائن کیا نئی ڈیولپمنٹ ہو جائے. سو ایز فار ایز آئی سی اٹ, مجھے کوئی اتنا بڑا اس وقت نظر نہیں آتا کوئی تھریٹ اس نظام ریاست کو جس طرح سے چلایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو کنٹینیوٹی ہے اس کو بھی برقرار رکھنے کے لیے آئی تھنک بہت سی چیزیں بہت سی چیزوں کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اب گاڈ نوز وہ امپلیمنٹ ہو پاتی ہیں نہیں ہو پاتی, دیٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ. لیکن جو انٹینشن ہے وہ تو آپ کو ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں ان کو چلانے کے لیے بہت ساری پلاننگ کی گئی ہے. بہت بہت شکریہ منی فاروق صاحب اور عابد زبیر صاحب, آپ دونوں نے کے قیمتی وقت کے. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر بات کریں گے ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے سیکیورٹی کی پاکستان میں, اس پہ تفصیلی طور پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. کے بعد بات کرتے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. ملک میں سیکیورٹی صورتحال پر ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. آج خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں دھماکہ ہوا جس میں اسسٹنٹ کمشنر اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد شہید ہو گئے اور 11 افراد زخمی ہوئے. دہشت گردی کے زیادہ تر واقعات خیبر پختونخوا, سابقہ فاٹا کے علاقوں میں اور بلوچستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں جن میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت عام شہری نشانہ بن رہے ہیں. گزشتہ ہفتے میر علی میں ایک خودکش حملے میں 13 فوجی اہلکار شہید ہوئے. پاکستانی حکام کے مطابق اس حملے کی منصوبہ بندی بھارتی ریاست نے کی. پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق جون کے تیسرے ہفتے میں دہشت گردی کے 20 واقعات رپورٹ ہوئے جن میں 29 افراد شہید اور 19 زخمی ہوئے. صرف مئی کے مہینے میں دہشت گردوں نے 85 حملے کیے جن میں 113 افراد جاں بحق ہوئے, جن میں زیادہ تر کی تعداد جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد شامل ہے. ہم یہ دعوے تو سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی نو گو ایریاز نہیں ہے, مگر ناظرین حقائق ان دعووں کے برعکس ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں سیکیورٹی صورتحال انتہائی مخدوش ہے. شمالی وزیرستان میں انتظامیہ نے مغرب کے بعد نقل و حرکت نہ کرنے کے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں. جون میں مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسجد محمود کو ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے سے ٹی ٹی پی کی طرف سے مبینہ طور پر اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. دہشت گردی پاکستان کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور پاکستان کی طرف سے افغانستان اور بھارت کو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے کا الزام دیا جاتا ہے. لیکن پاکستانی حکومت اس کے حوالے سے متعدد بار مختلف فورمز کے اوپر آواز بھی اٹھا چکی ہے اور اسی وجہ سے اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات بھی ہم نے دیکھا کئی بار سرد مہری کا شکار ہوئے. اقوام متحدہ کی فروری کی جاری کردہ رپورٹ میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ افغان طالبان کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت کر رہے ہیں. پاکستان بھی بار بار اس بات پہ زور دیتا آیا ہے لیکن اس کے باوجود افغان طالبان نے اپنی پالیسی نہیں بدلی ہے یا نہ ہی اس کو روکنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. بھارتی مداخلت کے حوالے سے پاکستان نے حالیہ شنگھائی تعاون تنظیم میں جو ثبوت فراہم کیے ہیں باقاعدہ طور پہ, جس کو ایک طرح سے اکنالج گیا ہے. سو یہ ایک ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور بہت ضروری ہے کہ حکومت اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ طور پہ ایک پلان ترتیب دے تاکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہم دہشت گردی کے واقعات دیکھ رہے ہیں اس کی روک تھام ہو سکے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.